हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो रेखा और कोण के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज, उसके अंदर हमने त्रिभुज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एक पढ़ लिया था। त्रिभुज से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपने वीडियोस अभी पहले त्रिभुज से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको जाके पहले देखिए, और एक प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है उसको भी कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। हम और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे वैसे वैसे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ओके, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं त्रिभुजों की समरूपता, और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप उस चीज़ के अंदर परफेक्ट हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुजों की समरूपता। हम वैसे भी समरूपता का अर्थ निकाल सकते हैं जिसका समान रूप हो, फिर भी हम इसकी एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं कि समरूपता होती क्या है। तो समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ जो आकार में समान हो परंतु आमाप में नहीं हो, मतलब जो शेप में तो सेम है, जैसा का जैसा जो बड़ा वाला पीस है उसका अगर छोटा पीस कॉपी ले लें हम तो बिल्कुल सेम तो हो, शेप में तो सेम हो, आकार में सेम हो, लेकिन आमाप में ना हो, साइज़ उसकी डिफरेंट कर जाए। ओके, तो उसे क्या कहते हैं हम? समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे पहला दे रखा है, इसमें भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त, भिन्न भिन्न भुजाओं की माप वाले वर्ग, इस तरह के कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जो कि त्रिज्या भले ही अलग अलग हो, साइज़ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन शेप यानी कि आकार उसका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। हम जैसे जैसे आगे देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। तो देखते रहिए। उदाहरण है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग समरूप होंगे। अब आपको पहला एग्जाम्पल मिल गया इसके अंदर कि हमने जैसे यहाँ पर ये ले लिया, एक ये ले लिया उदाहरण के रूप में, इसका है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर की वर्ग के अंदर। तो सभी कैसे हैं? वर्ग के अंदर 4 सेंटीमीटर वाले हैं, और इसमें बड़े वाले साइज़ में इसके अंदर है 5 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, तो इसमें साइज़ डिफ़र कर रही है लेकिन शेप दोनों का कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है कि जो आकार में तो समान हो, जो शेप में तो क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन आमाप में नहीं, साइज़ उनका डिफ़र कर जाए या आमाप उनका भिन्न भिन्न हो, तो उनको क्या कहते हैं हम? समरूप आकृतियाँ। ओके, तो देखिए आगे इसके अंदर नोट कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है नोट, इनको आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। नोट कीजिए कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? दूसरी बात, हाँ ये होते हैं। दूसरी बात है सभी वर्ग समरूप होते हैं, इनकी वृत्त यानी सर्कल, वर्ग यानी स्क्वायर, ये क्या है? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो समरूप होते हैं। ये तीनों बातें आपको याद रखनी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें समरूप होती हैं। अब आपको वृत्त की जगह ओवल वाली चीज़ दे दी जाए, वर्ग की जगह आपको रेक्टेंगल वाली चीज़ दे दी जाए, जैसे कि स्क्वायर की जगह आपको रेक्टेंगल दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है वहाँ पर? नो करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आकृति कौन कौन सी ध्यान रखनी है। यहाँ पर आकृति कौन कौन सी ध्यान रखनी है? एक तो वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, ये तीनों क्या होते हैं? एक समरूप होते हैं। ये उदाहरण है इनके। उसके बाद देखिए, यदि समरूप आकृतियों के आमाप भी समान हो तो वे सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। अब आपसे पूछ ले कि सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जिसके अंदर शेप तो सेम हो ही और इसके अंदर साइज़ भी सेम हो, शेप तो सेम हो ही और साइज़ भी सेम हो, तो उनको क्या बोलेंगे? सर्वांग सम आकृतियाँ। तो जैसे कि ये तो हो गया छोटा वाला रूप, ये देखिए ये तो हो गया जैसे छोटा वाला स्क्वायर, और ये हो गया बड़ा वाला स्क्वायर, तो इसको तो बोलेंगे हम समरूप, भाई इसका सेम रूप है ये। ओके, और अगर आ जाए बात किसकी? सर्वांग समता की, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने ये स्क्वायर बनाया तो दूसरा वाला स्क्वायर भी इसी के साइज़ का हो, यानी कि हम इस तरह से लेंगे कि बिल्कुल इसको ढक ले, इसके ऊपर पूरी तरह से नाप आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम सर्वांग सम
आकृतियाँ। क्लियर? जैसे इसका भी उदाहरण दे रखा है सर्वांग सम आकृतियों का, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके अंदर क्या दे रखा है उदाहरण? सभी समान त्रिज्याओं के सभी वृत्त, समान त्रिज्याओं के सभी वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाएंगी। तो क्लियर हो गई बात? यहीं के यहीं आप नोट कर लीजिए सब चीज़ें, ताकि आपको बाद में क्या करना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े, याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमारे पास समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी हो गई? सभी वृत्त, सभी वर्ग और समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। और सर्वांग सम आकृतियों का क्या दे रखा है? समान त्रिज्याओं के सभी वृत्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई आपके पास समरूप बहुभुज की। अभी तक तो हम समरूपता कहाँ देख रहे थे? त्रिभुज के अंदर। वैसे त्रिभुज भी एक बहुभुज है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ चीज़ें नोट करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। समरूप बहुभुज, दो या दो से अधिक बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो? समान हो। दूसरा, संगत भुजाएं भी क्या हो? समानुपाती हो। मतलब उनके जो जो पास में वाली जो कोण हैं वो कैसी हो? बिल्कुल एडजेसेंट एंगल्स कैसी हो? बिल्कुल सेम हो। और जो संगत भुजाएं वो मतलब पास पास वाली जो भुजाएं हैं वो कैसी हो? उनका अनुपात भी कैसा हो? सेम हो। रेशियो उनका कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उनको कहते हैं हम समरूप बहुभुज। ओके, क्लियर बात? आगे देखते हैं विशेषता क्या है। विशेष बिंदु क्या दे रखा है इसके अंदर कि समरूपता को दर्शाने के लिए समरूपता के चिन्ह। अब ये देखिए समरूपता का चिन्ह क्या दे रखा है यहाँ पर? इस तरह से दे रखा है। ये समरूपता का जो चिन्ह दे रखा है इसका क्या करते हैं? ये प्रयोग करते हैं। दूसरा इसने क्या दिया है? समरूपता को संकेत में लिखते समय जो बिंदु जिसके संगत है उसे उसी क्रम में लिखा जाता है। कि मतलब जो जिस क्रम में है। जैसे कहने का अर्थ ये है कि जैसे हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ओके, ये ले लिया। अब आपको ये तो पता ही है कि साइज़ में क्या होगा, डिफ़र हो सकता है, लेकिन शेप इनकी क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। ये ले लिया हमने, ये थोड़ा सा बड़ा वाला ले लिया। अब यहाँ तो ले लिया हमने ABC वाला ट्राइंगल, यहाँ ले लिया हमने PQR वाला ट्राइंगल। ओके, तो ये जो चीज़ देखी है कि जब हम इसको AB वाले को इक्वल रख रहे हैं तो हम PQ के ही इक्वल रखेंगे। ये नहीं कि QP के इक्वल रख देंगे। AB को हम QP के नहीं PQ के इक्वल रख देंगे। अगर आपने QP कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे BC है, इसको किसके इक्वल रख दिया अगर आपने RQ के, तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो किसके अकॉर्डिंग हो? उसके संगत क्रम के अकॉर्डिंग ही हो। ओके, समरूपता का चिन्ह पता चल गया, उसका जो हम क्रम देखते हैं वो पता चल गया। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। जैसे दो त्रिभुजों ABC और DEF में AD के संगत हैं तो BE के संगत हैं। ओके, तो CF के संगत हैं तो उसे ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू या समरूप टू ट्राइंगल DEF लिखा जाएगा। अब ये नोट कीजिए चीज़ क्या दे रखी है इसके अंदर। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ क्या नहीं हो सकती? सर्वांग सम नहीं हो सकती। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियाँ, मतलब जो साइज़ में भी सेम हो और शेप में भी सेम हो, वो सब क्या हो सकती हैं? समरूप भी हो सकती हैं। यानी कि जिसकी शेप और साइज़ डिफ़र करती है वो वाली समरूप, वो समरूप के अंदर आ सकती है। लेकिन जितने भी समरूप आकृतियाँ हैं वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। ओके, क्लियर बात? आगे देखते हैं इसके अंदर कि चूंकि त्रिभुज भी बहुभुज की श्रेणी में आते हैं, अतः दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण कैसे हों? बराबर हों। ये कंडीशन दी है कि त्रिभुज भी किसकी श्रेणी में आते हैं? बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। अतः दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं इसके अंदर कहा है कि जैसे ये ABC और DEF, ABC और DEF ये वाला ट्राइंगल दे रखे हैं। इसके अंदर कहा है कि चित्र में ABC और DEF समरूप हैं। क्यों है भाई? क्योंकि पहली बात तो इसने कहा है कि एंगल A एंगल D के क्या है? इक्वल है। एंगल B एंगल E के इक्वल है। एंगल C एंगल F के इक्वल है। तो इन्होंने एक क्रम के अकॉर्डिंग हमें बताया है। दूसरी बात कही है कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE और BC अपॉन EF ये इसी क्रम में अरेंज होंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं? समरूप हैं। और AC
अपॉन डी एफ। ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या है, इक्वल है। ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है। आगे देखते हैं। अब देखो ये वाली बात नोट कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण कैसे हो, समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अब इसने कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में यानी कि दो ट्रायंगल ले लिए तो उनमें अगर संगत कोण कैसे हो, समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। बस आपको तो खाली जो नाम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही याद रखना है। समान कोणिक त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुज हैं जिसमें कैसे हो, संगत कोण कैसे हो, समान हो। क्लियर। अब प्रमेय यानी कि थ्योरम दे रखी है इनसे रिलेटेड। कौन सी, ये फेमस थ्योरम है, इसको याद कर लीजिएगा। ये है थेल्स प्रमेय। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट और रहे हुए हैं थेल्स साइंटिस्ट, तो इन्होंने अपने नाम के आधार पर दिया है थेल्स प्रमेय कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कि कोई सी भी एक त्रिभुज है, ये दे रखा है, इसकी एक भुजा, कोई सी भी भुजा ले लो, जैसे ये वाली ले ली, तो इसकी भुजा के समांतर खींची गई ये वाली रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसके पैरेलल में इस लाइन को खींचा तो इसने क्या करा कि जो ये दो भुजाएं हैं, ये वाली और ए बी और ए सी वाली, इनको क्या करा, समान अनुपात में डिवाइड कर दिया। जैसे ये डी वाली पॉइंट लिख लिया यहाँ पर बीच में, तो ए डी और डी बी, ए ई और ई सी, ये दो भागों में इसने क्या कर दिया, समान अनुपात में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ये है थेल्स प्रमेय। ओके। चित्र में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समानांतर रेखा एल व अन्य दो भुजाओं के ए बी व ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, जो हम देख चुके हैं। अतः ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ये भी हमने देख लिया है। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी और डी बी अपॉन ए बी और सी ई अपॉन ए सी, तो ये वाली चीज़ें हमें देखने वाली है कि ये जो क्या होगा, जैसे ही उसने बीच में से उसको काटा दोनों भुजाओं के समान अनुपात में करने के बाद, तो क्या हुआ, ये चीज़ें इसकी एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई। इस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। भाई थेल्स प्रमेय को इन्होंने क्या नाम दिया है, दूसरा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम हम आगे पढ़ेंगे। क्या होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम? एक तो था प्रमेय और अब उसका विलोम यानी उसका उल्टा। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के भी क्या होगा, समानांतर होगा। समझ में आई क्या बात? अब इसने कहा है कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया तो वह तीसरी भुजा की क्या होगा, समानांतर होगा। पहले तो क्या बोला था इसने कि किसी भी एक भुजा के अगर समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वो बाकी की जो दो भुजाएं बच रही है तो उनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अब इसका विलोम क्या कह रहा है, अगर कोई रेखा किसी भी दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी भुजा के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। बस बात वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा दोनों तरफ से इसने इक्वल कर दिया कि अगर ये कंडीशन दी है तो तीसरी वाली कंडीशन अपने आप लागू हो जाएगी। क्लियर बात? चित्र में रेखा एल व त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी व ए सी को क्रमशः डी और ई पर समान अनुपात में विभाजित करती है तो डी ई क्या होगा, पैरेलल टू बी सी होगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही आएगी आपके एग्ज़ाम के अंदर। आपको ये जो समरूपता की कसौटियाँ हैं इनको याद रखना है कि इस जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, कोई त्रिकोण बना के दे दिया, त्रिभुज दे दिए दो, तो उन्हें पूछ लिया कि बताइए इनमें कौन सी कसौटियाँ हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ क्या है। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि वे निम्न में से किसी भी एक नियम को संतुष्ट करते हैं। तो अगर वो समरूपता को पाना चाह रहे हैं तो उनको भाई ये कसौटियाँ रखनी पड़ेगी, सीधी बात है। अगर वो समरूप हैं तो उनके पास ये वाली कसौटियाँ ज़रूर होंगी, बात एक ही है। आगे देखते हैं सबसे पहला वाली कसौटी कौन है इसके अंदर,
कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी। सबसे पहली वाली तो ये है, इसमें कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो, समान कोणिक त्रिभुज हो, हमने कहा था ना उसमें समकोणिक त्रिभुज अभी अभी पढ़ के आए हम, कि संगत कोण जिसमें दो त्रिभुजों में समान हो तो उसको बोलते हैं समान कोणिक त्रिभुज। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे उनको उल्टा कर दो चाहे सीधा कर दो, लेकिन उनके जो कुछ एंगल्स अगर सेम है, जैसे इसमें है 40 60 80, इसमें भी है 40 60 80, पर हो उल्टे सीधे हैं एक दूसरे से, ये वाला ऐसा है तो इसका मुंह नीचे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके एंगल्स सेम है तो वो क्या कर रहे हैं, इस कसौटी को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी एंगल 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 इनके सेम है तो ये कोण 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 समरूपता की कसौटी को पूरा कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तो हम इनके बीच में क्या लगा देंगे, ऐसा वाला साइन लगा देंगे। ये देखिए, ट्राइंगल ABC इज़ समरूप टू ट्राइंगल DEF। ओके, आगे देखते हैं। अब इसमें विशेष बिंदु क्या दे रखा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री होता है। इसलिए किन्हीं भी त्रिभुजों के दो कोण समान होने पर तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा। इसने क्या बोला है, विशेष बात पे ध्यान दीजिएगा, ये इन्हीं बिंदुओं से सवाल आते हैं। बार बार आपको मैं ये कह रही हूँ, इन्हीं विशेष बिंदुओं से सवाल आते हैं। ये लगते तो बेसिक हैं लेकिन यही सवाल हमें गलत करवाते हैं, इसलिए प्लीज़ इनको ध्यान से देखिए और बार बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखिए और इतना प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट करते जाइए हर चीज़ को। और देखिए, विशेष, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। हमें ये भी पता है, क्लियर बात, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए किन्हीं भी त्रिभुजों के दो कोण समान होने पर तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा। आई बात समझ में। इस कारण इस कसौटी को क्या कहेंगे, कोण 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 समरूपता कसौटी भी कह सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता कसौटी भी कह सकते हैं। अरे भाई दो एंगल समान है, तीसरा अपने आप ही समान हो रहा है, इसलिए तीन तीन एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दो ए के द्वारा दर्शाया गया है। अब आगे दूसरी कसौटी हमारे पास, भुजा भुजा भुजा। अभी एंगल 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 था, अब भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 समरूपता कसौटी है। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो, अब ये भुजाएं ये वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ओके, तो जैसे AB इस वाले ट्राइंगल के DE के बराबर है, AB DE के बराबर है, और AC DF के बराबर है, और BC EF के बराबर है, तो ये क्या होगी, समरूपता की कसौटी को पूरा कर लेगी और ये क्या होगी, एक दूसरे के त्रिभुज समरूप होंगे। ओके, तो ट्राइंगल ABC इज़ समरूप टू ट्राइंगल DEF। क्लियर। आगे देखते हैं, तीसरी कसौटी क्या है हमारे पास, भुजा कोण भुजा। हम धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं, पहले एंगल 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 की बात कर ली, अब साइड साइड की बात कर ली, अब उसमें से एक बीच में हमने क्या घुसा दिया, दो साइड के बीच में एक एंगल हमने इसके अंदर इंटरफेयर कर दिया, जैसे कि भुजा कोण भुजा। ठीक है, समरूपता कसौटी, यानी कि क्या कह रहा है कि दो भुजाएं क्या हो इसमें, ये देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक संगत कोण, यानी कि एक एंगल जो बीच में दे रखा है वो समान हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं क्या हो, समान हो, समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसने कहा कि जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल हो और बाकी AB और DE ये दोनों क्या हो, एक दूसरे इक्वल हो, AC और DF ये भी क्या हो, इक्वल हो, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। जैसे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में एंगल B और एंगल E जैसा कि हमने देख लिया है, और ये दो भुजाएं क्या हो, समान हो, तो ये समरूपता की कसौटी पे खरे उतरेंगे। आगे देखिए, इसके अंदर 4th नंबर की कसौटी क्या है, समकोण कर्ण भुजा, यानी कि राइट हैंड साइड समरूपता कसौटी। ठीक है, इसके अंदर एक कोण कैसा आएगा, 90 डिग्री का आएगा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में, ये दो समकोण त्रिभुज, इसमें दोनों में क्या है, एक एक 90 डिग्री का एंगल है। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, वह एक अन्य भुजा का अनुपात कैसा हो, समान हो। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है 5 और इसका दिया है, DF का दिया है, AC का दिया है 5 और DF इस वाले का दिया है 10, तो
3/10 और इस वाले का दिया है BC वाले का 3 अपॉन इस वाले का क्रम के अंदर देख रहे हैं हम 6, तो कितना हो जाएगा अनुपात इनका 1/2 1/2, इसका भी 1/2 1/2, तो दोनों का क्या है इक्वल हो। तो इसने यही तो बात बोली है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण व एक अन्य भुजा आधार व लंब में से एक, कोई सी भी आधार हो चाहे लंब हो, ठीक है, उनमें से क्या हो एक समान हो, अनुपात समान हो, तो RHS समरूपता कसौटी में समरूप होते हैं। ओके, तो ये वाली बात क्लियर। आगे देखते हैं। अब नोट करने वाली बात है कि उपरोक्त किसी भी एक कसौटी के प्रयोग से दो त्रिभुजों के समरूप होने पर शेष संगत भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी, व संगत कोण समान होते हैं। दूसरा, समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है इनके बारे में, बस ये जो विशेष बातें हैं वो नोट करती जाने हैं। जैसे इन्होंने बीच में क्या कर दिया, ये माध्यिका खींच ली, तो ये भी क्या करेगी, इक्वली डिवाइड कर रही है इन कसौटियों में खड़े उतरने के बाद, तो ये क्या होगी, ये भी इक्वल होगी। ओके, AB ये वाली और DE के इक्वल, और BC EF के इक्वल, और AC DF के इक्वल। उसके अलावा एक और जो हमने माध्यिका ली है AP और ये DQ, ये भी इक्वल। ओके, तो यहाँ पर AP और DQ क्या हैं, इनकी माध्यिकाएं हैं। अब देखिए आगे इसके अंदर क्या कहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं व संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के समान होता है। क्लियर। इसने कहा है कि यदि, जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, ट्राइंगल ABC मतलब इसके समरूप है ट्राइंगल DEF के, तो क्या होगा, ये दे दिया, जैसे इसने आर्क इसमें दे दिया है, इसके अंदर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, तो ये किसके वर्ग के अनुपात के समान हो पाए, ये है जैसे कि AB और DE, BC और EF जितनी भी भुजाएं हैं उनके वर्ग के क्या होगा, ये समान होगा। क्लियर बात। तो आज हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है त्रिभुजों में समरूपता के अंदर। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को दोबारा से, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देखिए और इसको पढ़िए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने देखे हैं उनको एक पेपर में नोट कीजिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, उनको नहीं कॉन्सेंट्रेट हो पा रहा है, तो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।